हेलो। तो प्लांट फिजियोलॉजी का ये नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि थर्ड लेक्चर है, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये आज हम कंप्लीट करेंगे। तो रेस्पायरेशन होता क्या है एक्चुअली में, ये सेल के अंदर होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब है ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज, है ना, या फिर स्टार्च, मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी कि कार्बन कंटेनिंग जो सबस्ट्रेट हैं उनका होता है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और इनके बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। तो जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो सिंपल कंपाउंड बनता है और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। तो देखें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, वही क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज, है ना, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे फैट, प्रोटीन, ये फैट प्रोटीन्स वगैरह ये स्पेशल कंडीशन में होते हैं प्लांट्स के अंदर, है ना। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे अंदर मेनली ग्लूकोज ही होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। अगर हम फैट खाते हैं तो वो फैट भी किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन भी ग्लूकोज में, तब जा करके हम क्या है उससे एनर्जी ले पाते हैं। डायरेक्टली फैट से हम एनर्जी नहीं ले सकते। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, जैसे कोई भी सबस्ट्रेट है रेस्पिरेटरी, उसके अंदर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो टूटते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो टूटते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, या फिर ये जरूर नहीं कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें क्या सिंपल कार्बन कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलती है, एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी किसके रूप में मिलती है हमें, इन फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। और ये रेस्पिरेशन होता क्या कहाँ है बताओ, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, वो कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस होता है हमारा किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन रेस्पिरेशन कहूँगा ये सेल जो है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दोनों के अंदर होता है। केवल एक के अंदर नहीं होता, केवल साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता, केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, दोनों के अंदर होता है। किन 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 के अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर। क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक है ना। तो यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, बट प्रोटीन्स, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। उनकी अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या समझ लिया कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी निकालना किससे, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज C6H12O6, उनके बीच का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो जब हम तोड़ेंगे किसके हेल्प से, ऑक्सीडेशन की हेल्प से, है ना, तब हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन सीरीज और स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल बाय एंजाइम। तो रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं है ग्लूकोज लिया और हमने डायरेक्ट, ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और डायरेक्ट हमें क्या मिल गया, CO2 मिल गया, है ना, प्लस वाटर वगैरह मिल गया, प्लस एनर्जी मिल गई। तो ये डायरेक्ट नहीं टूटता है, इसकी बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारी स्टेप्स हैं। पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद वो फिर फर्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन करेगा, फिर क्या निकालेगा, ऐसे एक स्टेप है, उनमें एंजाइम्स का हेल्प है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनर्जी निकालने के लिए। तो हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए। भोजन करते हैं किस लिए, एनर्जी के लिए। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो एटीपी क्या है, एटीपी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी करेंसी ऑफ सेल की। सेल के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहेगा बताओ, एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस केमिकल बॉन्ड के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है। जब हमें चाहिए तो ये बॉन्ड टूटते हैं और हम वर्क करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं। एटीपी यूटिलाइज in various energy requiring process of the organism and carbon skeleton produced during the respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecule in cell। तो प्लांट्स के अंदर क्या, रेस्पिरेशन के द्वारा जो भी कुछ बाई प्रोडक्ट में निकलता है, कार्बन स्केलेटन्स वगैरह, तो वो ये बायोसिंथेसिस में यूज ले लेते हैं। बायोसिंथेसिस मतलब, बायो मतलब ऑर्गेनिक, सिंथेसिस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का दोबारा से अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है ना। फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट के अंदर क्या है, स्टोमेटा है, लीव्स के अंदर स्टोमेटा और लेंटिसेल्स, हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर देखा था। लेंटिसेल्स जो होते हैं, है ना, जो कॉर्टेक्स उसकी जो एपिडर्मिस है उसको फाड़ देती है,
ठीक है, फेलोडर्म है ना, पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, फेलोजन है ना। तो इन स्टेम गैसियस एक्सचेंज, तो स्टेम के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या है, लेंटिसेल्स हैं, और लीव्स के अंदर स्टोमेटा है। तो मेनली जो गैसियस एक्सचेंज जो है स्टोमेटा से होता है, लेंटिसेल्स से बहुत कम होता है। तो रेस्पायरेशन में क्या है होता है, वही रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जैसे ग्लूकोज है ना, इन प्रेजेंस ऑफ O2 क्या है, सिंपल कार्बन कंपाउंड H2 और एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये रेस्पायरेशन का जनरल से इक्वेशंस है। ठीक है, टू कंप्लीट कम्बशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पूरा कम्बशन होना यानी कि बर्न होना एक प्रकार से ग्लूकोज है ना, विच प्रोड्यूस CO2 H2O एज एंड प्रोडक्ट, यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच गिवन आउट एज हीट। तो ये जो एनर्जी है मोस्टली कैसे हीट की रूप में निकलती है। ठीक है, प्लांट्स यूजेज हीट एनर्जी टू कैटाबोलाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। तो ये जो प्लांट्स हैं इस हीट, ये जो एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में, इसे ऐसे ही नहीं जाने देते, इसको क्या करवा लेते हैं, इससे ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म करवा लेते हैं, ग्लूकोज को तोड़वा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ताकि ये जो है एनर्जी वेस्ट ना हो ऐसे हीट के रूप में। ऑक्सीडाइज ग्लूकोज इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स, एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड टू ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, किन में होता है, स्मॉल स्टेप्स में होता है। तो ये तो हमने बेसिक से हमने यहाँ इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में, है ना। अब बात आते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ये क्या है, रेस्पिरेशन की क्या है, ये स्टेप्स वगैरह हैं, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस को और क्या बोलते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP पाथवे क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट हैं एम्बेडेन मेयर ऑफ एंड पार्नस, है ना। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, देखो मैं प्रोसेस बता देता हूँ फिर इसको पढ़ेंगे। जैसे प्लांट्स के अंदर क्या बनता है, स्टार्च के रूप में फूड स्टोर रहता है, फिर वह किस में कन्वर्ट होता है, फ्लो होने के लिए सुक्रोज में, ताकि कहीं जहाँ पर भी जाना हो। ठीक है, अब सुक्रोज से एक्चुअली में हमें तो ग्लूकोज चाहिए ना, ग्लूकोज का ही होगा ग्लाइकोलाइसिस। सुक्रोज जो है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया क्या, सुक्रोज, है ना। तो ये दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज क्या डाइसैकेराइड था, है ना। अब क्या होगा, इनका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, यानी पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। उस पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, यानी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। In all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. यानी कि बिना ऑक्सीजन के हेल्प से, एंजाइमेटिक हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, यहाँ पर EMP पाथवे बोलते हैं, यानी कि एम्बेडेन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे बोलते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी कि ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली में है क्या। तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये एक साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, इधर ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो एक के बाद एक जो स्टेप्स हैं मेटाबॉलिज्म की, यानी कि इस ग्लूकोज को तोड़ने की या फिर बनाने की, एंड फ्रक्टोज आर सेम है। क्यों, इन ग्लाइकोलाइसिस O2 इज नॉट कंज्यूम्ड, है ना, है ना। तो ये बात याद रखनी है, वही बात है अभी हम बोले। अब हमने क्या बना लिया यहाँ, पायरुविक एसिड बना लिया, किससे, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस होता कैसे, कितनी स्टेप्स में होता, अभी हम देखेंगे, अभी हम उस पर आएंगे। अभी हमने डायरेक्टली पता किया है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज ये 6 कार्बन का है, पायरुविक एसिड कितना है, 3 कार्बन का है, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के, 2।
ठीक है। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन का है। अब ये पायरुविक एसिड आगे किस प्रोसेस में जाएगा? अगर इस पायरुविक एसिड का है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है इसका, तो क्या बनता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो क्या होता है ना? तो इस पायरुविक एसिड का होता है। तो ये पायरुविक एसिड कहाँ बना? हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? अगर इथेनॉल वगैरह बना रहा है, ये बैक्टीरिया के अंदर बात है ना, तो बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह से हम पहले फ्री हो लेते हैं, फिर हम एरोबिक रेस्पायरेशन पर आएंगे, ठीक है। तो पायरुविक एसिड ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो मतलब अभी हम एक से ही देख लेते हैं रिएक्शन, ठीक है। वही बनेगा इथेनॉल, है ना, बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दोगुना बन जाएगा, 2 इथेनॉल बनेंगे, 2 CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। समझे आप बात को? लेकिन एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं। अब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? इथेनॉल, है ना। किसकी प्रेजेंस में? ये पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में? हाँ, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम है, और एक और एंजाइम होता है, कौन सा? एंड पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। एक सेकंड, ये थोड़ा सा छोटा करता हूँ, है ना। एंड ये 2 एंजाइम होते हैं, एंड पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। देखो जहाँ कहीं भी अगर CO2 निकलती है, CO2 को मतलब कार्ब है, कार्बोक्स, है ना, डी मतलब निकलना, है ना, तो डी कार्बोक्सिलेज, एज किसके पीछे लगता है? एंजाइम का। तो कौन सा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है? तो डी कार्बोक्सिलेज। और कौन सा एंजाइम है जो इथेनॉल बना रहा है? वह है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि इसमें से H2 मॉलिक्यूल्स क्या है? निकल रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है ना। और यहाँ जो NADH प्लस H है, इसका क्या हो रहा है बताओ? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। तो NADH प्लस H प्लस का रिडक्शन हो रहा है, और इसका पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है? नहीं, NADH का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, मतलब H जो है इससे रिमूव हो रहे हैं और NAD प्लस बन रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। समझे ना बात को आपको, है ना, ठीक है। दूसरा है पायरुविक एसिड से हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो लैक्टिक एसिड देखो यहाँ, ये थोड़ा सा, लैक्टिक एसिड किसकी प्रेजेंस में बनता है? कौन सा एंजाइम चाहिए? डीकार्बोक्सिलेज तो नहीं चाहिए ना यहाँ, क्यों? हम कार्बन थोड़ी निकाल रहे हैं यहाँ तो लैक्टिक एसिड बना रहे हैं। ये थोड़ा सा AI ने उसी को सेम लिख दिया है, मैं 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या है? लैक्टेट, क्या? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से क्या है? पायरुविक एसिड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। और किस में रिडक्शन होता है पायरुविक एसिड का? किस में होता है? लैक्टिक एसिड के अंदर रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये तो NADH प्लस H प्लस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें? NAD प्लस में ऑक्सीडेशन, है ना। समझे ना बात को आप, ठीक है। हाँ, तो हम फिर से आते हैं, ग्लूकोज को हमने क्या बनाया? पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या है, जो पायरुविक एसिड बना है ग्लूकोज से, वो कैसे बना है? यानी उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, या EMP पाथवे बोलते हैं, यानी एम्बेडेन मेयरहोफ पार्नस पाथवे बोलते हैं। तो ये होता कैसे है, तो वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या था? सुक्रोज था हमारी प्लांट सेल्स के अंदर, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज यानी इन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, किस में? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। तो ये 6 कार्बन के ग्लूकोज या फ्रक्टोज हमें मिल गए हैं। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर ठीक है, 1 सेकंड और बड़ा करूँ या ठीक, थोड़ा सा और कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो प्लांट्स के अंदर क्या सुक्रोज है,
ठीक है। सुक्रोज इन्वर्टेज की हेल्प से ये एंजाइम है जो कि इसमें कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की हम प्रोसेस देख रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, पायरुविक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। या 6 का मतलब है 6 पर जो 6 कार्बन है ग्लूकोज का, उस पर फॉस्फेट अटैच है, ठीक है। हमने केमिस्ट्री के अंदर जो है देखे थे ना, IUPAC नेमिंग वगैरह, समझ रहे हैं ना, ये इसका नेम है। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है किसमें, ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट क्या है यहाँ ऐड हो रहा है। तो एक फॉस्फेट कहाँ से आएगा बताओ, और किसकी हेल्प से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम ये क्या करता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, हेक्सो मीन्स कुछ भी, हेक्सो शुगर है ना, या ग्लूकोज हेक्सोज है, तो हेक्सोकाइनेज या फिर काइनेज एंजाइम है ये क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेज, मतलब इसे फॉस्फोराइलेज भी बोल सकते हैं, यानी फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, फॉस्फोरस को ऐड कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहा है किसमें, ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज में ऐड कर रहा है, तो कहाँ से आएगा ये, ATP से। तो ATP टूट करके ADP प्लस एक क्या बनाएगी, एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगी, जो कहाँ अटैच होगा, इस ग्लूकोज में, इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, और क्या बन जाएगा हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। तो ये बात आप समझ में आई, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक ATP गई हमारी, है ना, और 2T किस में, ADP एंड PI में, PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना। तो ये कहाँ मिल गया हमारा, ग्लूकोज में। तो हम कहाँ पर मिला ये, ग्लूकोज के 6th कार्बन पर, जैसे ग्लूकोज है ना, ठीक है। ये वैसे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इस 6 कार्बन पर फॉस्फेट अटैच हो गया, इसलिए ये क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर एक ATP का यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से आइसोमराइजेशन होता है इसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें क्या बनाना है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो यहाँ ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, और यहाँ फ्रक्टोज है तो वो डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है ना, समझ रहे बात को। तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो आइसोमरेज की हेल्प से हमें क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिल गया, जो भी 6 कार्बन का ही है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमें क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6, यानी कि अब एक और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर अटैच हो गया, 1 पर, और एक 6 पर तो पहले ही था, 6th कार्बन है ये, ठीक है, फ्रक्टोज के। तो अब क्या, बिस फॉस्फेट, बिस मतलब 2 फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये फॉस्फेट फिर कहाँ से आएगा, ATP से। ATP किस में टूटता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट इस पर अटैच होगा 1st कार्बन पर, और क्या बन गया हमारा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब इस प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनवाने के लिए कुछ तो एंजाइम चाहिए, तो उसे बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या बोलते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। पहले क्या था, हेक्सोकाइनेज था ग्लूकोज में ऐड करवाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप को, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट को ऐड करवाने के लिए, है ना, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाने के लिए क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, या इसे फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आई। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ना, यानी कि इसके पास 2 फॉस्फेट हैं। अब एक एंजाइम होता है एल्डोलेजेज। एल्डोलेजेज किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को, ये 6 कार्बन का है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रायोज फॉस्फेट में। किस में, ट्रायोज फॉस्फेट में। ट्रायोज फॉस्फेट है क्या, ट्रायोज फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ट्रायोज फॉस्फेट मतलब 3 पोजीशन पर क्या है, फॉस्फेट है। तो एक तो बनता है क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना, जिसे हम 3PGL बोलते हैं, ये 3 कार्बन का बनता है। एक बनता है क्या, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो देखो एक फॉस्फेट इसके पास है और एक ही फॉस्फेट इसके पास है, तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट है हमारी, तो यहाँ पर भी 2 ही फॉस्फेट है ना। लेकिन क्या है, आइसोमरेज एंजाइम जो है ना, उसकी हेल्प से ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या PGL, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको, 3PGL भी बोल सकते हैं, 3PGAL भी बोल सकते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आप समझे ना, एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो गया। ये एक दूसरे के क्या आइसोमर्स हैं, है ना, समझे।
ठीक है। अब आगे क्या होता है, तो हमें यहाँ क्या मिला कि ये अभी एक ही फ्रक्टोज है, एक ही 6 कार्बन का है, लेकिन अब हमें दो मॉलिक्यूल मिल गए हैं, ठीक है, 3 कार्बन के, ठीक है, ठीक है। तो 2 PgAl मिल गए हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ 2 को काउंट नहीं कर रहे हैं, आगे कर लेंगे। अब क्या होता है, ये जो PgAl है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ये किस में कन्वर्ट होता है, ट्रायोज बिस फॉस्फेट में। ये पहले क्या था, ट्रायोज फॉस्फेट, यानी कि एक ही फॉस्फेट है इसके पास, अब एक और फॉस्फेट यहाँ ऐड होता है, या फिर उसे हम बोल सकते हैं जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये क्या बन जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, या फिर ग्लिसरेट 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं उसको, है ना। तो 1,3 यानी कि 1 पर और 3 पर 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाते हैं। तो एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी है, तो एक और हमें ऐड करना है यहाँ पर ये बनाने के लिए, है ना, ये बनाने के लिए। तो ये हम यहाँ पर कहाँ से लाएंगे फॉस्फेट, बताओ, ATP से नहीं। यहाँ पर जो फॉस्फेट आता है किसको, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने के लिए, या फिर 3-BPGA बनाने के लिए, जो 3 कार्बन का ही है। क्या चाहिए हमें, बताओ, ये फॉस्फेट चाहिए। वो फॉस्फेट आता है, इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है, फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड से आता है। कहाँ से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। कहाँ से आया है ये, फॉस्फोरिक एसिड से ये इसमें आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है NADH प्लस जो है, NADH प्लस जो है उसका क्या होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। NADH प्लस जो है उसका क्या होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। रिडक्शन होकर क्या बनता है, NADH प्लस H प्लस, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ, ठीक है, ठीक है। ये मैं जो भी है करेक्ट कर रहा हूँ वो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रिमूव्ड होते हैं फ्रॉम PgAl। 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ से PgAl से रिमूव होकर के कहाँ जाएंगे, इसके पास, और इसका क्या करवा देंगे, ये NAD प्लस का क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। तो ये रिड्यूज होकर के NADH प्लस बन गया। तो यहाँ पहली बार क्या बना, यहाँ हमारा NADH प्लस H प्लस बना, ठीक है। ये एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है एक प्रकार का। तो समझे, अब तक तो हमारा क्या है था, ATP यूटिलाइज हो रही थी, ATP हम दे रहे थे ग्लाइकोलाइसिस करवाने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ हमारा ATP बन गया है। तो ये आप समझ रहे हैं ना, आप एक बार इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है क्या, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। कैसे कैसे बना पता है ना, एक फॉस्फेट कहाँ से आया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, और NADH का क्या हो गया, रिडक्शन NADH प्लस में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम हमें कहाँ से मिल गए, PgAl से मिल गए, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी कि अब यहाँ का क्या हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो यहाँ क्या है, हमारा फॉस्फेट क्या है, हट रहा है किससे, 1,3 बिस फॉस्फेट, यहाँ 2 फॉस्फेट हैं, अब यहाँ पर केवल एक ही फॉस्फेट बचा है ना, PGA बन रहा है, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी PGA बन रहा था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात नहीं करते हैं अभी, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से क्या है, क्या बन गया है यहाँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA। तो अब देखो यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप गया है, एक फॉस्फेट गया है, तो वो कहाँ जाएगा, तो क्या बनाएगा वो ATP बनाएगा, है ना। तो वो क्या बना देगा, यहाँ ATP बना देगा। एक सेकेंड, ये कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बना देगा, ATP कैसे बनेगा, यहाँ ADP, अरे ADP प्लस फॉस्फेट क्या बन गया, ATP। तो ये किस प्रोसेस पे बना, यहाँ बना हमारा, ठीक है। यहाँ से हमारा ATP ये निकल के आ गया, ठीक है। समझे बात आप, ये तभी तो हमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिला, ठीक है। एक फॉस्फेट यहाँ से कम हो गया, ठीक है। अब ये जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है या फिर फॉस्फोग्लिसरेट है, इसका अंदर क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज होगा।
म्यूटेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर 3 पर है, 3 कार्बन पर है क्या, फॉस्फेट ग्रुप ग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ सेकंड कार्बन पर चला जाता है, ये मल्टीप्लाई में 2 है ना, तो इसका मतलब है 2 हमारे कंपाउंड बने हैं ना, तो 2 में चल रहा है ये, ठीक है। अभी आप एक ही काउंट कर लीजिए इसको, है ना, अभी हम एक की ही चल रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन के लिए मैंने ये मिटा दिया है, ठीक है, ठीक, अभी बता देंगे हम, है ना। तो अब क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज होगा किसमें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। तो म्यूटेशन से क्या बनेगा हमारा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि अब फॉस्फेट जो ग्रुप है, फॉस्फेट जो ग्रुप है वह कहाँ पर अटैच है, फॉस्फोरस का सेकंड पोजीशन ऑफ कार्बन पर, है ना। फिर आता है एक एनोलेज एंजाइम, एनोलेज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, एनोलेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनेगा, एक सेकंड, ठीक, हाँ, एनोलेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा किससे, फॉस्फोग्लिसरेट से। और यहाँ पर एक जो है H2O जो है रिमूव्ड होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से, ठीक है। और फिर क्या है, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम क्या करेगा, इस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को यहाँ से एक और फॉस्फेट जो ग्रुप है उसको हटा देगा और यहाँ पर ATP बना देगा एक और, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, फाइनली में पाइरुविक एसिड बन जाएगा 3 कार्बन का, ठीक है। तो 3 कार्बन का पाइरुविक एसिड बनाने के लिए हमने क्या क्या निकाल दिया यहाँ से, काफ़ी सारी ATPs, फॉस्फेट ग्रुप निकाले ATP के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक हमारा पाइरुविक एसिड बना, ठीक है, किससे, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो हमारे पास तो 2 है ना, ये भी क्या आइसोमर है इसका, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस सबको हम क्या किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात एक ही हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 2 है ना, तो 2 में बनेगा ये। तो ये सारे जो है ATP वगैरह ये भी किस में बनेंगे, 2 में बनेंगे, ये भी 2 में बनेंगे, ये भी 2 में बनेंगे, दोगुने में बनेंगे कहने का मतलब। तो ये जो ATP बन रही हैं ये क्या है, ये भी क्या है, 2 ATP बनेंगे और यहाँ भी 2 ATP बन रही हैं, ठीक है। और यहाँ भी ये क्या है, ये 2 बनेंगे, 2 NADH जाएंगे क्योंकि दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज से क्या बनाया हमने, पाइरुविक एसिड, ठीक है। ये प्रोसेस समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। ये 6 कार्बन का है और ये कितना है, 3 कार्बन का है। अब वैसे भी सोचें तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं। तो जो यूटिलाइजेशन हुआ है एनर्जी का, जो फॉर्म हुई है वो हम इसी बिहाफ पर देखेंगे। तो यहाँ पर तो एनर्जी फॉर्म हुई है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। और यूटिलाइजेशन कहाँ पर हुआ है एनर्जी का, एक सेकेंड, ठीक है। तो सुक्रोज से अब देखो इसको फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, एक सेकेंड, ठीक है ना, हाँ, फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मैंने इसमें थोड़ा सा शायद ज़्यादा टाइम ले लिया लेकिन समझाना जरूरी था, ठीक है। तो एक ATP यहाँ पर लगी हमारी, ठीक है। फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जहाँ फॉस्फेट बन रहा है वहाँ ATP लगा दो, है ना। और एक यहाँ पर लगी थी, कहाँ पर, जहाँ पर बिस फॉस्फेट बना था, फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट बना था। तो 2 ATP तो यहाँ हमारी लग गई हैं। यहाँ अभी एक ही मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का ही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक ATP ही का क्या हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ। फॉर्म कहाँ पर हुई, जो एल्डोलेज एंजाइम है, एल्डोलेज एंजाइम जो है क्या करता है, PGAL बनाता है, 2 PGAL बनाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक्चुअली में तो ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है साथ में। तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से PGAL में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL बन गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या एनर्जी का क्या है, फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, तो 2 NADH प्लस बनते हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं, एक से एक बनेगा तो 2 NADH बनते हैं, 2 ATP यहाँ पर बनती है, कहाँ पर, जब हम ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है,
दो फॉस्फेट से, ठीक है, मतलब 1,3 बिस फॉस्फेट, बिस मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी BPGA से PGA बनता है ना, PGA मतलब बी हट गया PGA बन रहा है, तो यहाँ पर दो ATP मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, समझ गए ना बात, ठीक है। फिर क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से म्यूटेशन हो जाता है 3 PGA का, किस में बन जाता है 2 PGA में, है ना। फिर एनॉल की हेल्प से क्या बनता है, फॉस्फोनिल पायरुवेट बनता है, जिसमें से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है पायरुवेट काइनेज की हेल्प से, ठीक है। क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है, दो मॉलिक्यूल के। यहाँ पर भी क्या है, फॉस्फो एनॉल पायरुवेट है, फॉस्फो है, फॉस्फोपेट जो है यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, ATP बनेगा। तो ये हुआ प्रोसेस। अब देख लो इसमें आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कितने ATP हमारे यूटिलाइज हुए, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP कितना हुआ, बताओ, 2 ATP, ठीक है। और बने कितने एनर्जी के फॉर्म में हमारे, देखो 2 NADH है ना, फॉर्म ATP, ये ग्लाइकोलाइसिस में है ना, वो कितने बने थे, देखो 2 तो NADH प्लस H प्लस, ठीक है, और प्लस कितने ATP बन रहे हैं यहाँ, 2 यहाँ बन गए, 2 यहाँ बन गए, 2 और 2 4 ATP प्लस 4 ATP, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे टोटल हमें कितने ATP बन रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो देखो 2 तो यहाँ से गए, ठीक है। ये जो 2 NADH हैं, एक NADH यहाँ लिख देता हूँ, एक NADH ये क्या बनाता है, 3 ATP निकालता है, कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 ATP निकालता है ये, ठीक है। तो 2 कितने, 6 ATP, 6 और 4 10 ATP हो गए, बन रहे हैं कितने, 10 ATP बन रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो नेट जो फॉर्म है, नेट ATP कितने बन रहे हैं, 8 फॉर्म हो रहे हैं, 8 ATP। समझे आप बात को, ये आप कैलकुलेशन कीजिए ना, 2 तो हमारे यहाँ से माइनस हो जाएंगे ना, ठीक है, 2 यहाँ में से माइनस हो गए तो यहाँ 2 बचे, और 2 NADH मतलब 6 ATP, 2 और 6 8 ATP फाइनली, है ना। और सबस्ट्रेट लेवल पर देखें हम कि मतलब केवल डायरेक्टली ATP कितने बन रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं, और डायरेक्टली ATP बन करके कितने बच रहे हैं, तो 2 बच रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस हमने यहाँ देख लिया है। अब जो भी मैंने बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और हम यही है इसमें फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ये समझने वाली बात है। ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुवेट 3 कार्बन का है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। नेट ATP का यूटिलाइजेशन कितने ATP, 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो गया, 10 ATP बनते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। 10 ATP बनते हैं, कैसे बनते हैं मैंने बता दिया ना, है ना। तो फाइनली हमारे पास नेट ATP गेन कितना है, 8 ATP का नेट गेन है, ठीक है। और सबस्ट्रेट लेवल पर जो फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें कितने ATP बनते हैं, 4 ATP बनते हैं, है ना। और नेट हमारे पास कितने बचते हैं, अगर वो देखें, ठीक है, तो 2 ATP बचते हैं नेट, है ना। NAD क्या है, NAD का फुल फॉर्म क्या है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो हमने वो समझ लिया, इसलिए ज़्यादा वो हमने एक्सप्लेन नहीं किया। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस देख लिया था, है ना। अब देखते हैं हम फर्मेंटेशन थोड़ा सा डिटेल में, है ना। वैसे हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, फर्मेंटेशन में जो 2 पायरुविक एसिड बने, पायरुविक एसिड से क्या बन रहा हमारा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इथेनॉल बनाने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए क्या है, पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा, एंड पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो इससे ये बन गया हमारा, तो 2 पायरुविक एसिड है तो 2 इथेनॉल एंड 2 CO2 बन जाएंगे। पायरुविक एसिड रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म इथेनॉल एंड CO2, है। और ऑक्सीडेशन किसका हो जाता है, NADH यहाँ पर है ना, NADH प्लस H प्लस का किसमें, NAD प्लस में, है ना, ठीक है। तो पायरुविक एसिड का हमें इथेनॉल बनाने में, तो यहाँ पर तो देखो NADH किस में चला गया, NAD में,
है ना। तो कितनी एनर्जी चली गई, मतलब एक NADH के बराबर होता है 3 ATP, है ना। तो 2 है तो 2 NADH चले जाएंगे, यानी कि 6 ATP। तो हमें नेट पायरुविक एसिड बनाने में कितनी ATP मिली थी, 8 ATP मिली थी। लेकिन हमें पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनाने में 6 ATP चले गई। तो फाइनल हमें 2 ATP मिलती हैं एनर्जी के फॉर्म में, क्या बनाने में, इथेनॉल एंड CO2, यानी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो हाँ यहाँ लिखा हुआ है तो मैं ये यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट है ये NADH प्लस H+, इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट का, यूटिलाइज इन फॉर्म ऑफ NADH H+। ATP कितना है, 8 बनी थी, कहाँ पर हमें पायरुविक एसिड बनाने में ग्लूकोज से, 6 कहाँ चली गई, इसको क्या करवाने में, रिड्यूस करवाने में पायरुविक एसिड को इथेनॉल में। तो 2 ATP बनी फ्रॉम 1 ग्लूकोज टू इथेनॉल, 1 ग्लूकोज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, है ना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल के बनाने के लिए हमें कितनी ATP बताओ, 2 ATP, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लैक्टिक या इथेनॉल बनाने के लिए 2 ATP रिलीज होती है, और फॉर्म 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये वही बात है, इधर उधर लिख दिया यही ने, तो मैंने जो बताया ना, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लैक्टिक एसिड 2 ATP रिलीज, और फ्रॉम 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं तो 8 ATP रिलीज। समझ गए ना आप बात को, ठीक है। ठीक है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाने के लिए क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये यहाँ क्या काम कर रहा है, पायरुविक एसिड कौन सा एंजाइम चाहिए बताओ, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज चाहिए पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एंजाइम चाहिए लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, पायरुविक एसिड रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड, है ना। नेट गेन क्या है, वही 2 ATP बनती है, एक ग्लूकोज से 2 ATP बनती है, 2 लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल बनते हैं। इन मसल्स के अंदर भी क्या होता है, यही होता है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। वो ये बस लिखा हुआ जो मैंने बताया है, समझाया है। दीज प्रोसेस आर हैजार्डियस, आइदर एसिड और एल्कोहल इज प्रोड्यूस, है ना। इस प्रोसेस में ये, है ना, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ना फर्मेंटेशन एंड क्या ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही तो है 2 प्रकार का, ठीक है। यीस्ट के अंदर क्या है, पॉइजनस, यीस्ट पॉइजनस देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। तो यीस्ट क्या है, क्या बनाता है, फर्मेंटेशन करके, शुगर का फर्मेंटेशन करके क्या बनाता है, एल्कोहल। लेकिन अगर 30% उसकी कंसंट्रेशन पहुंच जाती है तो वह क्या, यीस्ट पॉइजन है, वो यीस्ट को मारने लग जाता है। 30% से थोड़ी सी भी ज़्यादा कंसंट्रेशन हुई तो वह क्या है, यीस्ट को मार देता है 30%। लेकिन हम देखते हैं जो एल्कोहल है उसमें हमें तो जो बेवरेज वगैरह देखते हैं, वाइन्स वगैरह, उनमें एल्कोहल की कंसंट्रेशन काफ़ी होती है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, डिस्टिलेशन करके, है ना। हमें ईस्ट थोड़ी मारना, ईस्ट मर जाएगा तो फिर हम और नया ईस्ट फिर लाना पड़ेगा एल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। समझ गए ना बात आप यहाँ, ठीक है। अब हमारा आता मेन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है। तो आपने ग्लाइकोलाइसिस समझ लिया है, अब देखते हैं हम एरोबिक। हमें ग्लाइकोलाइसिस से यहाँ मैं लिख देता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड मिले कितने, 2, है ना, एसिड। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी। और अगर पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जाता है तो क्या होता है, हमने देख लिया। अब इस पायरुविक एसिड का क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब हमें क्या बनता है ना, प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो वो अब देखेंगे हम, ठीक है। याद रखना आप बात को। ये पायरुविक एसिड कैसे बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हमने पूरी देखी थी, ठीक है। अब क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का टू गिव CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ATP मिलती है यहाँ। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में हमें CO2 मिलता है, वाटर मिलता है और ATP बड़ी मात्रा में मिलती है। और ATP कितनी मिलती है हमें, 36 to 38 ATP प्रोड्यूस होती है, मेनली मतलब 38 ATP प्रोड्यूस होती हैं किसके अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ पायरुविक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज से डायरेक्टली हमें इतने प्रोडक्ट मिलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हमें 8 ATP मिलती हैं, जो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है,
प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। लिंक रिएक्शन होगी, ठीक है, वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी लिंक रिएक्शन। अब ये पायरुवेट जो बना है साइटोप्लाज्म के अंदर है ना। अब लिंक रिएक्शन होगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें 6 ATP बनेंगे, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या है 24 ATP बनते हैं। तो इस प्रकार से क्रेब्स साइकिल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक प्रकार का, जो क्या NADH वगैरह जो बने हैं ना, ये केमिकल्स वगैरह बनेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो उस समय क्या है 24 ATP मिलते हैं। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, स्टेप में होगा, ग्लूकोज छोटे छोटे स्टेप में टूट करके CO2 देगा, वाटर देगा, और हमें क्या चाहिए, मेनली ATP चाहिए। तो ये स्टेप्स में टूटता है, ठीक है। तो इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ये चीज़ होगी। ग्लाइकोलाइसिस तो क्या है, एनारोबिक है ही है, वो सब में होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। पायरुवेट कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पहले उसके अंदर क्या होगी, लिंक रिएक्शन होगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, आगे हम प्रोसेस पूरी देखेंगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलेंगे हमें इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सीधी सी बात है, आप देखो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज किस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अंदर एक ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो कितनी कार्बन निकलनी चाहिए बताओ, कितनी CO2 के मॉलिक्यूल 3, ठीक है। और वाटर और लार्ज अमाउंट में ATP, किससे, एक से निकल रहे हैं, एक साइकिल से, और 2 से तो 6 CO2 ही निकलेंगे ना। अब समझ रहे हैं ना, PGA 2 बन रहे हैं, PGAL 2 बन रहे हैं ना। तो मैं यहाँ एक PGAL की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक PGAL के बाद जो एक पायरुवेट जो है किस में जाता है, लिंक रिएक्शन वगैरह के अंदर, तो जो है 3 CO2 निकलते हैं। अब यहाँ तो 2 पायरुवेट बन रहे हैं ना, तो 2 जाएंगे तो यहाँ 6 CO2 ही बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ एक की बात हो रही है, ठीक है, समझ रहे हैं। एक पायरुवेट जो है स्टेप बाइज रिमूवल होगा हाइड्रोजन एटम का मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, और 3 CO2 का मॉलिक्यूल निकालता है एक पायरुवेट, ठीक है। एक पायरुवेट 3 ऑक्सीजन CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकालता है, तो 2 पायरुवेट 6 CO2 मॉलिक्यूल निकालेंगे, ठीक है। यानी कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एक ग्लूकोज से 6 CO2 निकलेंगे, ठीक है। वही बात है, द पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव एच, ठीक है, रिमूव एच पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर O2 विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाते हैं, ठीक है। ये हम सारी प्रोसेस अभी देखेंगे, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा, वो आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ देखेंगे क्या, लिंक रिएक्शन पहले जो कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। जैसे कि ये सेल है, समझने वाली बात है, वो तो आपको इजीली, वो तो बस लिखा हुआ है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूँ, है ना, डबल मेम्ब्रेनस होती है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो क्या बना हमारा, पायरुविक एसिड बना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया। अब क्या होता है, इसके अंदर लिंक रिएक्शन होती है। पहले पायरुवेट एंटर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी कार्बोक्सिलिक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, इसकी हेल्प से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव होगा, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो देखते हैं लिंक रिएक्शन, द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज require the participation of several coenzymes including NAD+ and coenzyme A। तो इसमें NAD+ तो चाहिए, क्योंकि NAD+ का NADH+ का क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। तो देखो पायरुविक एसिड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और CO2 हमें निकल जाएगा।
डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो देखो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोएंजाइम्स हैं और NAD+ है, ठीक है, ये बात याद रखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया पायरुविक एसिड। अब क्या होता है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और प्लस Mg+, ये क्या है, Mg+ का एक कैटलिस्ट है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में है ना, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो एसिटाइल बनता है, 2 कार्बन का एसिटाइल बनता है, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का एसिटाइल बनता है जो कोएंजाइम से अटैच हो जाता है, तो ये बन गया एसिटाइल कोए, है ना, कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम, और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है और NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH+ में। तो ये एक पायरुविक एसिड की बात हुई है, हो रही है, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सब 2 2 2 2 2 CO2 2 ही NADH, समझ गए ना आप बात को, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार की प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ निकल गई CO2, ठीक है। देखो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक है, तो 2 पायरुविक एसिड से क्या बनेंगे, 2 NADH बनेंगे ना, यहाँ एक से एक NADH, तो 6 ATP फॉर्म होते हैं 1 ग्लूकोज से, है ना, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होते हैं और 2 CO2 रिलीज होते हैं ना, और 2 ही NADH रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस समझ गए, ये लिंक रिएक्शन है, ये कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमें क्या बनाना है, एसिटाइल कोएंजाइम A, तो यहाँ पर CO2 निकल गई, एसिटाइल को A बन गया है ना। अब आता है क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। लिंक रिएक्शन में हमें कितनी ATP मिली बताओ, 6 ATP मिली, यानी 2 NADH बने, ठीक है, यानी कि 6 ATP बन गई थी, और एक क्या है, यानी कि और क्या निकला था, 2 क्या निकल गए थे, CO2 निकल गए थे, है ना, समझ रहे हैं हम, दोनों एक ग्लूकोज से फ्रॉम 1 ग्लूकोज, ध्यान रखना, यही तो याद रखना, फ्रॉम 1 ग्लूकोज, ठीक है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को में, 2 कार्बन, है ना। तो एसिटाइल को A जो है, एसिटाइल को एंजाइम A जो है ना, एसिटाइल क्या है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, अटैच हो जाता है विद कोएंजाइम A से, है ना। एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर ए साइक्लिक पाथवे। अब ये जो है साइक्लिक पाथवे में एंटर करता है। अभी तक ये लिंक रिएक्शन एक साइकिल नहीं है, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। मोर कॉमनली इसे हम क्रेब साइकिल बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रेब, उन्होंने ही इस साइकिल की क्या डिस्कवरी की थी, उनकी डेथ के बाद क्रेब साइकिल बोलते हैं। स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ ये जो क्रेब साइकिल है किससे स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल जो ग्रुप है ये, इसका कंडेंसेशन होता है किसके साथ, ऑक्जेलो एसिड के साथ एंड H2O के साथ, और क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। तो क्या बनता है क्रेब साइकिल के अंदर, सिट्रिक एसिड, इसलिए इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। वो बनता कैसे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ये सारी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रही है, समझिए, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले हमने पायरुविक एसिड भेज दिया, पायरुविक एसिड से हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया और CO2 लिबरेट हो गई और ATP NADH+H+ मिल गया हमें। अब क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना, तो इसके अंदर ये क्या है, एसिटाइल को A, ये किसके अंदर जाता है, जो एसिटाइल ग्रुप है इसके कोएंजाइम अलग हो जाएगा, और एसिटाइल जो ग्रुप हैं वो किससे अटैच हो जाएंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से और H2O से अटैच होकर के क्या बना देंगे, सिट्रिक एसिड बना देंगे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, रिएक्शन इज कैटलाइज बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, लेकिन ये जो सिट्रिक एसिड बन रहा है किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, सिट्रेट सिंथेज की, एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A इज रिलीज, ठीक है। कोएंजाइम A यहाँ पर रिलीज हो जाता है, फिर से वह कोएंजाइम में क्या काम करेगा, एंजाइम तो फिर से अपना काम करते हैं, ठीक है, फिर से जा करके दूसरे जो है पायरुविक एसिड है उससे फिर कोएंजाइम एसिटाइल ग्रुप लेकर के एसिटाइल को बना लेगा फिर से दोबारा, जो अभी हमने लिंक रिएक्शन में देखी। तो ये तो रिलीज हो गया यहाँ से, ठीक है, ये बात समझी। सिट्रेट फिर क्या होगा, आइसोमराइज होगा टू आइसोसिट्रेट में, ठीक है, समझे, ये बात याद रखना। एक NADH किस में कन्वर्ट होता है, 3 ATP में, और एक FADH2 किस में कन्वर्ट होता है, 2 ATP में, ठीक है। ये कहाँ पर कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रेब साइकिल, जो अभी पढ़ रहे थे ना वही डिटेल में देखेंगे, है ना, मतलब इसको समझेंगे साइकिल को, इसी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज
ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट एसिड बना, पायरुवेट बना, 2 पायरुवेट एसिड बने ग्लूकोज से, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर 8 ATP हमें बने थे, हमने लिख लिया था ना पहले, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट एसिड है ये कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, ठीक है। पायरुवेट एसिड, उसमें पायरुवेट एसिड के अंदर क्या हुई, लिंक रिएक्शन हुई, लिंक रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम लिंक रिएक्शन है, जिसमें दो पायरुवेट एसिड गए थे ना, तो दोनों से क्या 6 ATP का हमें फॉर्मेशन हुआ और 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने हमारे, और 2 ही CO2 यहाँ पर निकल गए, ठीक है। और 2 NADH बन गए, 2 NADH मतलब 6 ATP, वही बात है ना, ठीक है। 2 NADH मतलब 6 ATP बन गए, ठीक है। यहाँ अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A जो बना था, ठीक है, अब ये क्या जाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल के अंदर चला जाएगा, साइक्लिक पाथवे के अंदर एंटर कर जाएगा। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये 2 कार्बन का ग्रुप है, बात याद रखना। तो हम यहाँ पर एंटर करवा देते हैं एक एसिटाइल कोएंजाइम A को, क्योंकि एक एक ही तो चलाएगा साइकिल, है ना। मतलब मान लेते 2 हैं ये, तो एक साइकिल तो ये चला रहा है और एक सिमिलर साइकिल पास में ही चला लेगा, है ना, समझ गए बात को। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A गया 2 कार्बन का। अब ये साइकिल में कैसे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और ये कोएंजाइम A, और साथ में क्या है, क्या मिल रहा है यहाँ, H2O, वाटर है ये यहाँ, तो ये H2O भी मिल गया है, ठीक है। H2O मिल करके विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के हेल्प से क्या बना देगा, सिट्रिक एसिड, जो क्या है 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना देगा, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया है, विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना, आइसोमराइजेशन हो जाएगा ना इसका, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रेट में। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है, आइसोमरेज, एक आइसोमरेज, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट के अंदर। एक सेकंड, ठीक है, ये यहाँ से मिटा देते हैं, 1 सेकंड, है ना, ठीक है। AI का इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन उस पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइसोमरेज, विदाउट नॉलेज आप इससे धोखा खा सकते हैं। किस में कन्वर्ट हो गए, सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, है ना, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है ना। फिर उसके बाद आइसो जो सिट्रेट है, इसके अंदर क्या है, एक CO2 का, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई क्यों किया है मैंने, ताकि 2 साइकिल चला रहे हैं आप साथ में, ऐसा सोच के चलेंगे ना, तो 2 ही ये बनेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो 2 मल्टीप्लाई किस लिए किया मैंने यहाँ, 2 साइकिल मान करके, 2 साथ में एक और साइकिल चल रहा है ऐसा मान करके, ठीक है, सेम साइकिल चल रहा है ऐसा मान करके, ठीक है। आइसोसिट्रेट से क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का लिबरेशन हो जाएगा, CO2 निकल गई, और NADH से क्या बन गया हमारा, NADH से 2 NADH बन गया, 2 NADH से 2 NAD प्लस से 2 NADH प्लस बन गई, कहाँ पर, तो आइसोसिट्रेट से हम कहाँ जाते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन का है, तो यहाँ 6 कार्बन का आइसोसिट्रेट है और हमें यहाँ 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालनी पड़ेगी, 2 सिट्रेट से 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे और 2 हमारे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए साथ में साइकिल चल रहा है, और यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया किसका, NAD प्लस का, और क्या बन गया NADH प्लस, और आइसोसिट्रेट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होकर के क्या बन गया, कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया, ठीक है, 5 कार्बन का। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स हैं, ये आपको याद रखने हैं किससे क्या बन रहा है, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन का, उसके अंदर से फिर क्या निकलते, एक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो बार बार यहाँ बताना जरूरी नहीं है। तो एक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है यहाँ, और फिर NADH से क्या बनता है, NADH प्लस बनता है यहाँ पर भी। तो एक और कार्बोक्सिलिक एसिड एक और डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन का है, तो अब कौन सा बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम A एक ग्रुप बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम A जो 4 कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है, ठीक है। तो एक कार्बन यहाँ निकल गई, एक यहाँ निकल गई, एक ऑलरेडी यहाँ पर निकल गई थी स्टार्टिंग में, किधर, ये
है ना, अगर एक पायरुविक एसिड की बात करें, ठीक है। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ निकल गई। अब जो है सक्सिनल कोएंजाइम ए 4 कार्बन का है, वो किस में कन्वर्ट होता है, सक्सीनेट में। तो सक्सीनेट में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, यहाँ से क्या है, एक क्या बनता है, जीडीपी से जीटीपी बनता है। एक सेकंड बस। सक्सिनल कोएंजाइम ए जो किस में बनता है, सक्सीनेट में बनता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, जीडीपी से, एक सेकंड बस, है ना, बस ये साइकिल समझ में आया, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर एंड है बस। जीडीपी से क्या बनता है, जीटीपी, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, और ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ना, किस में, एटीपी में, ठीक है, समझ गए बात को, है ना। अब सक्सीनेट बन गया यहाँ किससे, सक्सिनल कोएंजाइम है जो 4 कार्बन का है ना। तो सक्सीनेट बन गया, सक्सीनेट के अंदर से क्या बनता है, फ्यूमिरेट बनता है जो भी 4 कार्बन का होता है, फ्यूमिरेट। वैसे सक्सीनेट के बाद जो है, या फिर सक्सिनल एसिड के बाद क्या है, मैलिक एसिड बनता है, लेकिन वो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सक्सीनेट से डायरेक्ट फ्यूमिरेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हायर लेवल की है, ठीक है। तो मतलब वो ये, मतलब आप ये लगा दो, यहाँ पर क्या बन गया, मैलिक एसिड बन गया, ठीक है, मैलिक एसिड बन गया, फिर फ्यूमिरेट बन गया, बस वही बात है ना। तो है ना, हाँ, मैलिक एसिड आगे बनेगा फ्यूमिरेट के बाद, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमारा सक्सीनेट जो है उससे क्या बनता है, फ्यूमिरेट बनता है। इसमें क्या है, हमें FAD+ और उससे क्या बनता है, 2FADH, यानी FADH2 बनता है। कहाँ से, सक्सीनेट से, फ्यूमिरेट से। और फ्यूमिरेट जब किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट के अंदर, है ना, मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमिरेट। फिर जो मैलेट है, यानी कि मैलिक एसिड है, वह किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर, यानी कि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा मैलेट का, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। जो पहले हमारा प्राइमरी जो असेप्टर था किसका, कोएंजाइम का, जो अटैच होता है इससे। और यहाँ पर क्या बनता है हमारा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होकर के बन रहा है, तो क्या NADH बनता है, यहाँ NAD+ का रिडक्शन होगा और NADH बन जाता है। तो ये साइकिल आपको समझ में आया या नहीं, तो एक बार मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से हमें कोएंजाइम ए बना, कोएंजाइम ए से हमें क्या मिली, 6 ATP बनी थी। इस प्रोसेस को लिंक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है जाता है एक साइकिल के अंदर, जिसे हम क्रेब्स साइकिल या सेटर साइकिल बोलते हैं। और उसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और वाटर अटैच होता है किससे, एसिटाइल ग्रुप से, विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर आइसोमरेज के हेल्प से आइसोसिट्रेट बनता है ना, 6 कार्बन का। फिर आइसोसिट्रेट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आइसोसिट्रेट के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड ऑक्सीडेशन भी होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन से यहाँ एक क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है 5 कार्बन का है। और यहाँ पर क्या NAD+ का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और क्या बनता है, NADH+ बनता है। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और फिर बनता है सक्सिनल कोएंजाइम ए बनता है, जो 4 कार्बन का होता है। और यहीं पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का जब सक्सिनल कोएंजाइम बनता है, तो यहीं पर NAD+ का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और NADH बनता है। फिर सक्सिनल से सक्सीनेट बनता है, सक्सिनल कोएंजाइम से। तो यहाँ पर एक GDP से GTP बनती है, GTP फिर से ATP में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर सक्सीनेट से क्या बनता है, फ्यूमिरेट बनता है। और यहाँ पर FAD+ का रिडक्शन होकर FADH2 बनता है। सक्सीनेट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसमें, फ्यूमिरेट में। फ्यूमिरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में। मैलेट का फिर से क्या ऑक्सीडेशन होता है ऑक्जेलिक एसिड में, और क्या बना देता है, और किसका रिडक्शन होता है, NAD+ का, और NADH+ यहाँ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। और एसिटाइल को एंजाइम ए जितने भी आते हैं लिंक रिएक्शन से बन करके, उनका क्या है, इस प्रकार से कन्वर्जन होता रहता है। और CO2 इवॉल्व होती रहती है। देखो CO2 निकल गई यहाँ, और एनर्जी के फॉर्म में ये पूरा गायब सा ही हो गया। बस साइकिल के अंदर ये ऑक्जेलो एसिटिक ही बचा रहता है। समझ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से एनर्जी के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाता है। तो देखो, ये साइकिल आपको एक बार बना लेना है, तभी समझ में आएगा। और जहाँ तक तो मैंने पूरा प्रयास किया है। तो एनर्जी जो है 6 NADH बनती है। यहाँ देखो कितने, मतलब 2 हैं, 2 के साइकिल में चल रहा है, तो 2 NADH यहाँ बन गए, 2 यहाँ बन गए, 2 ATP यहाँ बन गए,
और 2 FADH यहाँ बन गए 2, तो कितने NADH बन गए, देखो 2 और 2 4 और 2 6 6, तो 6 18 ATP बन गए। और FADH2 कितने बन गए, 2 FADH2 बन गए। एक FADH के अंदर 1 FADH2 क्या देता है, 2 ATP देता है, ठीक है, ठीक है। तो 2 DFAS2 4 ATP, ठीक है। और ATP कितनी फॉर्म हुई है, GTP से ATP में कन्वर्ट हो गई, तो 2 ATP यहाँ हुए। तो टोटल कितनी ATP बन रही हैं, डायरेक्ट ATP टोटल तो कितनी बन रही है 2 सबस्ट्रेट लेवल पर, लेकिन टोटल जो ATP है क्या है 24 है, सबस्ट्रेट लेवल पर है ये, है ना, यानी डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पर तो 2 ATP बन रही है, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाती हैं बाकी की ATP 20 ATP, है ना, ये NADH और FADH, तब जा करके ATP में कन्वर्ट होते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको तो ये याद रखना है, टोटल जो ATP बन रही है इसके अंदर 24 ATP बन रही है, किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। और लिंक रिएक्शन के अंदर 6 ATP बन रही है, और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 8 ATP बन रही है। तो रेस्पायरेशन जो होता है एरोबिक, उसके अंदर 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लिंक रिएक्शन ये रही, दोबारा लिखी हुई है, 2 पायरुविक एसिड को कोएंजाइम में NADH, है ना, Mg+2 और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 CO2 निकलते हैं, 2 NADH, यानी टोटल 6 ATP निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। अब जो NADH वगैरह, जो हमारा NADH बना था, है ना, FADH बना था, है ना, FADH बना था, वो सारे के सारे हम यहाँ क्या करेंगे, FADH फ्यूमेरेट वगैरह, है ना, सक्सिनेट से हम क्या बना रहे थे, फ्यूमेरेट बना रहे थे ना, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बना रहे थे, तो क्या मिला था हमें, FADH वगैरह बना था ना। तो इन सबको अब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ATP में। बस ये हमारा क्या लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद जो है समझने वाला ख़त्म। मतलब ये क्या इलेक्ट्रॉन, है ना, रेस्पायरेशन, ये तीसरा पार्ट है, मतलब एक प्रकार से, मतलब मेरे नोट्स का, है ना, इसलिए यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, है ना, छोड़ते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। 1 मिनट टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। हाँ, बस 20 मिनट का बचा ही, 20 नहीं, सॉरी 10 मिनट, यही तो है बस। फिर ये थोड़ी सी थ्योरी है इसी की, और ये एम्फीबॉलिक पाथवे है, यहाँ पर एंड हो जाता है ये, ठीक है। तो ETS देखेंगे। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनर इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने डिटेल में पढ़ा था, कहाँ पर, सेल के अंदर, है ना। ये क्या क्रिस्टी बोलते हैं ना इनको, इन फोल्ड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। छोड़ो, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही सारी ये जो है रिएक्शन हो रही थी, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन। और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या NADH प्लस और FADH2 बने थे, है ना। अब ये क्या है, ये इसके अंदर है, तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन है ये रही। तो ये मेम्ब्रेन हमने यहाँ बना दी, इनर मेम्ब्रेन, जो इनर वाली है, 1 मिनट, ये इनर वाली है, तो ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये वाला, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये। और यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ, ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं, 1 सेकंड, ये तो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये वाली। इस मेम्ब्रेन पर क्या है, कुछ क्या है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, निकल गए लो 1 सेकंड तो, है ना, ठीक है। ये जो है, ये जो लेयर है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, आउटर है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब बात समझ में आ गई ना, हाँ ठीक। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं,
जो अटैच है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। तो अब देखते हैं इनको। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ठीक है, और ये जो है FAD वाला ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है। इसमें शायद डायग्राम सही नहीं बनाया है AI ने, ठीक है, और ये जो है बाहर कर दिया, ये इधर होना चाहिए था। एक सेकंड रुक जाओ बस, है ना, एक सेकंड प्लीज। तो ये देखो, ये डायग्राम है, NCERT का ही डायग्राम है, इसी से समझते हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो देखो ये तो मैट्रिक्स है, एक सेकंड, ये तो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है अंदर वाली, और ये बाहर वाली, ये क्या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये बाहर वाली है, आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम, ये क्या है, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेज हैं जो लगे हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है ना, और जो नीचे है, एक सेकंड, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ना, और ये फिफ्थ क्या है, ATP सिंथेज ये प्रोटीन है जो ATP का फॉर्मेशन करती है। जब हमने उसमें भी देखा था फोटोसिंथेसिस में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट चेंज हो जाता है ना, तब होता है। तो वो देखेंगे अभी, हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो NADH प्लस है किसके अंदर, ये मैट्रिक्स के अंदर, है ना, वो क्या करेगा, वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NAD प्लस में, है ना। NAD प्लस में होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे, और साथ में जो हाइड्रोजन जो एटम है, H+ एटम है, वो भी कहाँ निकल के चले जाएंगे इसके साथ। जो हाइड्रोजन एटम्स है उनको ये निकाल देगा, ये कॉम्प्लेक्स निकाल देगा कहाँ, बाहर। कहाँ पर बाहर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम्स आ गई, यानी कि इस मैट्रिक्स से H+ कहाँ चले गए, इधर की साइड चले गए, कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है, इसका नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज यानी यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है किसका, NADH का, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ATP चाहिए, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन यहाँ चले गए, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को आप, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गई, ठीक है। फिर ये जो है, ये क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसका पूरे का नाम क्या है, NADH। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे FMN के पास, FMN से FES। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हैं, FMN FES, है ना। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हैं ये इलेक्ट्रॉन जाकर के कहाँ पर जाता है, UQ पर जाता है। UQ क्या है, यूबिक्यूनॉन है ना, इसका नाम क्या है, यूबिक्यूनॉन। ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टर हैं, है ना, ये बात याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्टर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये क्या है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उस पर ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ पर तो NAD+ बन गया, तो ये क्या ऑक्सीडाइज होकर के NAD+ बन गया, तो ये अब संतुष्ट है, ठीक है ना, NADH। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, और हाइड्रोजन इसने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिए। जैसे ये ऑक्सीडाइज होगा, तो भाई ऑक्सीडाइज होने के लिए हाइड्रोजन तो रिमूव करेगा ना, तो हाइड्रोजन रिमूव के साथ इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के कहाँ चले गए, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ पर, FMN से FES में जाएंगे। तो FMN से FES में जा रहे हैं कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये इसका NADH का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, UQ में। UQ का नाम क्या है, यूबिक्यूनॉन है, यूबिक्यूनॉन, ठीक है। फिर यूबिक्यूनॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन किसको भेजता है, UQH2। UQH2 क्या है, ये क्या है, यूबिक्यूनॉल है, ये क्या है, यूबिक्यूनॉल है, यानी कि ये क्या है, रिड्यूज यूबिक्यूनॉन है। ये यूबिक्यूनॉन जो है रिड्यूज होकर के क्या बना लेते हैं, यूबिक्यूनॉल बना लेते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन आ जाता है एक, है ना, रिडक्शन हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूबिक्यूनॉल पर आ जाता है, ठीक है, बात याद रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है NADH पर,
ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, FADH था, FADH था या नहीं, FADH। दूसरा कॉम्प्लेक्स ये रहा नीचे की साइड, ठीक है, ध्यान रखना। बीच में है थर्ड कॉम्प्लेक्स, बीच में थर्ड कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो सक्सिनेट से जब हम फ्यूमेरेट बना रहे थे तो क्या बन रहा था हमारा, FADH2 बन रहा था, ठीक है। तो ये जो बन रहा था FADH2 अब ये जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, FADH2 FAD प्लस के अंदर होगा या नहीं, FAD प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ये देगा और हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, तो कुछ हाइड्रोजन ये बाहर निकाल देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन FAD से जाएंगे, FAD से FES, तो वहाँ पर तो क्या था, FMN से FES में जा रहे थे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, यहाँ FAD से FES पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर क्यूनॉन से, फिर यूबीक्यूनॉल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, साइटोक्रोम B1 पर, साइटोक्रोम B पर, ठीक है, साइटोक्रोम B पर जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है जो साइटोक्रोम BC1 है, कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1 है ना, साइटोक्रोम BC1 है कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम। उस पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, साइटोक्रोम B पर, साइटोक्रोम B से FES पर, है ना। FES का वैसे नाम क्या, फेरोडोक्सिन ही है ये, फेरोडोक्सिन, ठीक है। फिर साइटोक्रोम C1 पर जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन है। और यूबीक्यूनॉल जो है उससे, और ये दूसरा वाला जो यूबीक्यूनॉल है, इससे हाइड्रोजन जो दो हाइड्रोजन है इसका रिडक्शन हुआ था यूबीक्यूनॉल से, यूबीक्यूनॉल में यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके, 2 हाइड्रोजन इसके, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं इस प्रकार से। और ये जो यूबीक्यूनॉल है ये हाइड्रोजन कहाँ से ले रहा था, ये FADH से ले रहा था, और ये भी किससे ले रहा था, NADH से ले रहा था, ठीक है। तो ये 4 हाइड्रोजन और यहाँ निकल गए, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर के जो साइटोक्रोम C1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम C पर, ये साइटोक्रोम C ही है। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 पर। कॉम्प्लेक्स 4 जो है, कॉम्प्लेक्स 4 जो है यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाफ O2 प्लस H2 2H प्लस होते हैं, यहाँ से H प्लस इधर चले जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉपर का एक क्या है, कॉपर कंटेनिंग क्या है, साइटोक्रोम A है ये, है ना, कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, साइटोक्रोम A है, और ये क्या है, साइटोक्रोम, ये याद नहीं रखना है आपको, ये याद रखना है साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कॉपर कंटेनिंग साइटोक्रोम A पर आते हैं। फिर ये साइटोक्रोम A जो है साइटोक्रोम A3 को भेजता है, ये भी क्या है, कॉपर कंटेनिंग है, A3 को इलेक्ट्रॉन भेज देता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन के पास जाते हैं, और ऑक्सीजन किससे अटैच हो जाता है, फिर H2 से 2H प्लस से अटैच हो जाता है ऑक्सीजन। ये 2H कहाँ से निकला, यहाँ एक्स्ट्रा जो 2H है उसको निकालते हैं ये, और ये जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं किस पर, ऑक्सीजन के पास जाते हैं, और 2H प्लस के साथ मिलकर के क्या बन जाता है, H2 यानी वाटर बन जाता है। तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स पर वाटर बनता है ना, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो एक बार आप फिर से आप देख लीजिए इसको, ठीक है, अच्छे से। यहाँ से NADH है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन देगा ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, और हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। यूबीक्यूनॉल हाइड्रोजन निकल लेकर के क्या हो जाएगा, रिड्यूज यूबीक्यूनॉल के अंदर, और ये क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है FES से ले जा करके कहाँ दे देता है, साइटोक्रोम B के अंदर दे देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड में। ऐसे ही नीचे क्या FADH जो है, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनाने पर FADH बना, तो FADH का भी क्या होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, नहीं ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, सॉरी, ऑक्सीडेशन होगा FAD प्लस के अंदर। तो इसमें क्या है, FAD प्लस के अंदर से H प्लस रिमूव होंगे और इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से FAD प्लस FES से जाकर के यूबीक्यूनॉन से यूबीक्यूनॉल, और यूबीक्यूनॉल से साइटोक्रोम B। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से आ रहे हैं यहाँ साइटोक्रोम B पर, और जो यूबीक्यूनॉल है उससे 2 हाइड्रोजन, और ये ऊपर वाले यूबीक्यूनॉल है इससे 2 हाइड्रोजन मिलकर के बाहर निकल जाएंगे, 4 हाइड्रोजन बाहर आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B पर आया था, दोनों फर्स्ट और सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस से
तो थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास में FeS पे जाएगा, फिर साइटोक्रोम C1 पर जाएगा, फिर साइटोक्रोम C पर जाएगा, साइटोक्रोम C से फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉपर कंटेनिंग साइटोक्रोम A है उस पर जाएगा, फिर साइटोक्रोम 3 है, ये दोनों कॉपर कंटेनिंग है, इन पर जाएगा, यानी कि CU से CTA3 CU है ना, इन पर जाएगा। इन पर जाने के बाद क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे और क्या बनवा देंगे, H2 से कंबाइंड करवा करके 2H+ से कंबाइंड करवा करके H2 यानी वाटर बना देंगे। यहाँ क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, आपको ये दिख रहा है ना, ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है, वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की प्रोसेस है। और ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2H+ जो है, सॉरी 2H+ भी कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर निकाल देता है। तो यहाँ जो स्ट्रॉम ये जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो यहाँ पर तो H+ की जो कंसंट्रेशन है बहुत कम हो गई, लो हो गई, और कंसंट्रेशन कहाँ पर, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर बहुत सारे H+ हो गए या नहीं H+, बताओ। तो H+ बहुत सारे हो गई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट हो गया। यानी ग्रेडियंट मतलब यहाँ पर H+ ज़्यादा है, यहाँ पर H+ नहीं है, यानी कि इधर की साइड कम कंसंट्रेशन है ना, ग्रेडियंट बन गया। तो अब H+ किधर आएंगे भाई, हमें मैट्रिक्स के अंदर H+ चाहिए, और भी प्रोसेस तो होनी है। तो फिर ये प्रोसेस होती है कि अब H+ अंदर की साइड आएंगे। तो अंदर की साइड आने के लिए हमारे पास क्या है, ये ATP सिंथेज है। ये दो मॉलिक्यूल होते हैं ATP सिंथेज के, CF0 है ना एंड CF1। तो ये CF0 है, ये F0 है, CF0 और CF1 है। तो पहले ये क्या है, CF0 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, अंदर को लेकर के आएगा, और CF1 जो है ATP सिंथेज है, ये इसको जब बाहर निकालेगा तो इसके अंदर एक रोटेशन होगा, यानी कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा, है ना। तो जैसे ही चेंज होगा, जैसे एक हाइड्रोजन अंदर की साइड आएगा तो क्या होगा, ADP से फॉस्फेट अटैच होकर के एक ATP बना लेगा। समझ रहे हैं बात को, आप समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन आएगा तो एक ATP बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है फाइनली हमें ATP मिल जाएगा से FADH से और NADH से। तो आपको बात याद क्या रखनी है कि FADH2 जो है वो कितना देता है, 2 ATP देता है, ठीक है। और NADH प्लस H प्लस क्या देता है हमें, 3 ATP देता है, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है। और इनका जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे होता है, ये बात आपको याद रख लेनी है। तो बस ये लास्ट था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। आप समझे ना, ये समझ जाएंगे आप, क्वेश्चंस लगाएंगे। वैसे क्वेश्चंस लैब असिस्टेंट के अंदर इससे आए ही नहीं है, रेस्पायरेशन से, ठीक है, ना ही फोटोसिंथेसिस से आए हैं, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट से आए हैं। जितने भी PYQ हमने देखे हैं, एक दो क्वेश्चन आए हैं इनसे, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमने पढ़ा है उसको बस थ्योरी में पढ़ लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर हम एंड करते हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। और हमने C3 प्लांट्स के अंदर क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा था, है ना, फॉस्फेट का एडिशन हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस फ्रॉम NADH एंड FAD प्लस फ्रॉम FADH2 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ठीक है, रीजनरेट कर रहे हैं हम किसको, NAD प्लस को और किसको, FAD प्लस को, ठीक है। कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, अभी देख लिया था। तो NADH H प्लस एंड FADH2 आर ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जरिए, है ना। NADH एंड FADH2 ऑक्सीडाइज NADH प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और FADH2 FAD प्लस में हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन O2, इलेक्ट्रॉन्स जो फाइनली कहाँ पर पास होते हैं, O2 पर आते हैं और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अभी देखा था ना, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैरियर थे ना, कॉम्प्लेक्स थे इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले, है ना। तो एक से दूसरे पर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। UQ क्या था, UBQ0 था। UQH2 क्या था, UBQ0 था, यानी कि रिड्यूज UBQ0 था। साइटोक्रोम C स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर अटैच थी ये साइटोक्रोम C। देखा था ना अपन ने, देखो दिखा देता हूँ,
देखो एक सेकंड, ये रहा, ये आउटर मेम्ब्रेन पर अटैच है ना, साइटोक्रोम सी है ना, सारा का सारा यही सब लिखा हुआ है बस, है ना। एक्ट एज मोबाइल कैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये एस का मतलब है ना इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड से कहाँ पर लेकर जाते हैं साइटोक्रोम सी, फोर्थ में ही तो लेकर जाते हैं। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था, नीचे सेकंड था, बीच में क्या था, थर्ड था। फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन आ गई थर्ड में, सेकंड से इलेक्ट्रॉन आ गए थर्ड में, और थर्ड से कहाँ पर लेकर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिर ये फोर्थ से कहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से हमें H2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के कारण हमें क्या मिल जाता है, एक ग्रेडियंट मिल जाता है। फिर उस ग्रेडियंट को फिर से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या है, जो प्रोटीन है एटीपी सिंथेज प्रोटीन है, एटीपी फॉर्मेशन के लिए वो काम करते हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, एटीपी सिंथेज है, कंसिस्ट F0 एंड F1। F0 क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटोन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। F1 क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ही साइट ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का सिंथेसिस होता है फ्रॉम एडीपी टू पीआई, है ना। Oxidation of one molecule of NADH give 3 molecule of ATP, and oxidation of one molecule of FADH2 give the 2 molecules of ATP. Aerobic process of respiration take place only in presence, yeah, presence of oxygen. The role of oxygen is limited, ठीक है, to the terminal stage of the process. Yet the presence of, ठीक है, ये प्रेजेंस है, ठीक है, प्रेजेंस है याद रखना, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंस, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ O2 इज वाइटल सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। O2 एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। लास्ट में O2 क्या है, फाइनली हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके H2 बना लेता है। टू क्रिएट प्रोटोन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर, किसी का ऑक्सीडेशन होता है और किसी का रिडक्शन होता है। सो दिस होल प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसलिए इसके अंदर क्या है, फॉस्फेट का एडिशन होता है, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि फाइनली हाइड्रोजन को कौन अटैच करता है, O2 करता है ना, तब वाटर बना देता है। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया है, ठीक है। तो आप ये समझ गए ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एक होता है एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी मतलब दोनों प्रकार का, बॉलिक यानी कि रिएक्शंस हैं, दोनों प्रकार के रिएक्शन देखते हैं, कैटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक, दोनों एनाबॉलिक है ना, यानी मेटाबॉलिज्म वाला, ठीक है। तो फॉर रेस्पिरेशन और फैट के रेस्पिरेशन की क्या होता है, फैट बोर्ड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। फैट का करना है हमें अगर क्या रेस्पिरेशन, तो पहले फैट किस में टूटेगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के अंदर टूटेगा, तब इसका वो फैटी एसिड फिर क्या होगा, रेस्पायर होगा। दे वुड फर्स्ट टू बी डिग्रेड टू एसिटाइल को, फिर फैटी एसिड जो है ये किस में जाएगा, एसिटाइल को में। फाइनली एसिटाइल को फिर हमारा वो साइकिल चला लेगा, क्या क्रेब्स साइकिल वगैरह एंटर द पाथवे। ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है PGL में, फिर पाथवे में एंटर हो जाता है। तो ये इन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं फैट्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, और ग्लिसरॉल जो है PGL में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन डिग्रेडेड बाय प्रोटीएज एंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन, है ना, एंटर द पाथवे के अंदर अमीनो एसिड के फॉर्म में एंटर कर लेता है एट सम स्टेजेज विद इन द क्रेब्स साइकिल, और इवन एज पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में भी एंटर कर लेती है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज टू एंटर पाथवे। कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है, स्टार्च सुक्रोज वगैरह जो भी होते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो ये पाथवे चला लेते हैं, है ना। लेकिन रेस्पिरेशन ट्रेडिशनली कंसीडर ए कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक पाथवे। हम पहले मानते थे कि ये केवल तोड़ने का काम करती है ना, लेकिन फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल को बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है। व्हेन इट यूज्ड एज सबस्ट्रेट, बट व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड टू बी सिंथेसाइज फैटी एसिड। तो देखो हमारे बॉडी के अंदर देखो कई बार फैटी एसिड बनता भी तो है। देखो जैसे हमने क्या किया, जो फैट है, फैट किस में टूटेगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के अंदर, है ना। फिर फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल को के अंदर। तो हम क्या करवाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। लेकिन कई बार ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड की आवश्यकता होती है, तो फैटी एसिड का सिंथेसिस भी तो कर सकता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम वुड बी विथड्रॉल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे। तो एसिटाइल कोएंजाइम रेस्पिरेटरी पाथवे में नहीं जाता, फैटी एसिड बना लेता है। तो इसलिए ये क्या हो गई, एनाबॉलिज्म हो गई,
है ना। इसलिए इसे एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं, यानी कि दोनों प्रकार का, एम्फी मतलब दोनों है ना, और वह फैटी एसिड ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, गोज टू क्रेब्स साइकिल कैटाबॉलिक। और एसिटाइल कोएंजाइम कई बार जो हमारा रेस्पिरेशन के अंदर बनता है ना लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल को, वो कई बार रेस्पिरेटरी पाथवे को छोड़ करके क्या बना देता, फैटी एसिड बना देता। तो बताओ रेस्पिरेशन क्या है, दोनों प्रकार की हुई ना, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, तो इसे एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं इसलिए, है ना। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेक डाउन and synthesis of protein 2 respiratory intermediates form the link because of the respiratory pathways involved in both anabolic and catabolic. It would hence be better to consider the respiratory pathway as amphibolic pathway rather than as catabolic. मतलब सीधी सी बात है, रेस्पिरेटरी पाथवे को हम कैटाबॉलिक की बजाय हमें एम्फीबॉलिक बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है जो रेस्पिरेशन के जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कई बार प्रोटीन्स में भी हो जाते हैं, अमीनो एसिड वगैरह बन करके कई बार किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्या कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों प्रकार का है, इसलिए इस पाथवे को क्या है एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। जैसे देखो फैट है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड किस में जाता है, एसिटाइल को के अंदर जाता है, ठीक है। ग्लिसरॉल किसके अंदर जाता है, पीजीएल बना लेता है, फिर से किसके अंदर चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर चले जाते हैं। प्रोटीन किस में, अमीनो एसिड में टूट करके पायरुविक एसिड बना देता है या फिर डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम बना देता है। तो इस प्रकार से ये क्रेब्स साइकिल और उन अदर लिंक रिएक्शन वगैरह उन सब के अंदर यानी कि रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर चले जाते हैं, ये रेस्पिरेटरी पाथवे। तो कई बार क्या है एसिटाइल कोएंजाइम क्या कर देता है, जब हमें फैटी एसिड की आवश्यकता होती है तो ये फैटी एसिड बनवा देता है, आगे क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। कई बार क्या है एसिटाइल कोएंजाइम क्या है अमीनो एसिड बना करके प्रोटीन बना देता है जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो बहुत रेयर कंडीशन में बनाता है प्रोटीन, तो ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है, यानी कि कौन सा जो है हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा, तो वॉल्यूम और आर क्यू क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ CO2 एवॉल्व, यानी कितना CO2 एवॉल्व हो रही है कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करने पर। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए बन आता है, यानी कि जितनी हम ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे उतना ही CO2 एवॉल्व होगा, किसमें, इन रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के रेस्पिरेशन में की जो RQ है वह 1 है। फैट के अंदर क्या है हमारी RQ क्या है 0.7 है, 0.7 है, मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेने पर भी हमें जो है CO2 कम एवॉल्व हो रही है, ठीक है। 1 से कम वैल्यू है तो ऑक्सीजन CO2 कम एवॉल्व हो रही है, ठीक है। यानी कि 7 मॉलिक्यूल एवॉल्व होते हैं CO2 के जब हम 10 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, ऑक्सीजन के, ठीक है। प्रोटीन के लिए 0.9 है, ठीक है। प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। डायरेक्टली ये नहीं यूज किए जाते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है ये जो है रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है और प्लांट फिजियोलॉजी का हमारा लास्ट चैप्टर बचता है जो लैब असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ आपको राम जी मिल जाएंगे, ठीक है। राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।